गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। अच्छे हैं सभी। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि हमने प्रेजेंट और पास्ट को समझ लिया है। अब हम फ्यूचर में आ गए हैं। जैसा कि नाम फ्यूचर जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा कोई एक्शन जो फ्यूचर में होगा, जो आने वाले समय पर होगा, उसको मेंशन करने के लिए, उसको बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो आइए समझते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। तो टेंस हमारा हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को आज हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे कि किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। अब देखिए, हमने जो है एक सेंटेंस बना दिया आई गो। जैसे ही ये सेंटेंस बना तो ये बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और कौन सी वर्ब यूज हुई? V1। एक दूसरा सेंटेंस बनाया आई वेंट, V2 का यहां पर यूज हुआ। आई गो V1 यूज हुआ, आई वेंट V2 का हमने यूज किया। ये प्रेजेंट हो गया। तो प्रेजेंट में कौन सी फॉर्म काम आई? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट में कौन सी काम आई? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब बात करें फ्यूचर की, कि फ्यूचर में कौन सी वर्ब काम आती है, कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है फ्यूचर में। तो फर्स्ट हमने प्रेजेंट में यूज की, सेकंड हमने पास्ट में यूज की, तो क्या थर्ड फॉर्म का यूज फ्यूचर में होता है? नहीं। जब भी हम फ्यूचर टेंस बनाएंगे तो फ्यूचर टेंस बनाते समय हमें विल या शैल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो विल या शैल से ही हम लोग फ्यूचर टेंस बना सकते हैं। तो फ्यूचर टेंस अपने आप में होता कुछ नहीं, ये बनाना पड़ता है हमें। ये मॉडल्स जो है, ये मॉडल वर्ब्स जो है, इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। और इसीलिए हमारा जो सेंटेंस है इसके बाद फिर क्या आएगी? कोई भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि जो बेस फॉर्म है, आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मॉडल्स हैं उनके बाद में बेस फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक हमारा सेंटेंस बनेगा। तो हमने जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाया है और हेल्प से बनाया है, मॉडल वर्ब्स की हेल्प से हमने उसका फॉर्मेशन किया है, उसको बनाया है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। देखिए, सबसे पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? विल, शैल। जब बात करें मेन वर्ब की तो यहां पर V1 का यूज किया जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाएगा, क्योंकि मॉडल्स के बाद में वही आती है। ठीक है, तो यहां पर V1 आ गई। अब सेंटेंस फॉर्मेशन की जब हम बात करें तो सेंटेंस फॉर्मेशन तो जिस तरीके से हमने पहले सीखा है, सेंटेंस फॉर्मेशन तो वैसे ही रहेगा। लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन, इसका सेंटेंस फॉर्म करने से पहले, इसके सेंटेंस बनाने से पहले अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि विल और शैल का डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या फर्क है, कि कहां पर विल यूज होता है, कहां पे शैल का यूज किया जाता है। तो इस चीज को हमें थोड़ा जानना होगा। तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं शैल की, तो यदि सब्जेक्ट आई है या वी है, आई हो या वी हो, तो इन्हीं के साथ यूज किया जाता है शैल का। उसके बाद आती है बारी विल की। तो जब यहां पर आई और वी यूज हो गया तो इसका मतलब है बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स बच गए हैं, जितने और सब्जेक्ट रह गए, रेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि जितने भी दूसरे सब्जेक्ट बच गए हैं, अदर सब्जेक्ट्स आप कह सकते हो इनको, रेस्ट ऑफ ऑल आप कह सकते हैं। तो जितने भी दूसरे सब्जेक्ट बच गए हैं उन्हीं के साथ हम किसका यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। तो हमने जो कैटेगराइज किया है कि विल के साथ क्या आता है, शैल के साथ क्या आता है, या कौन से सब्जेक्ट के साथ विल आता है, कौन से सब्जेक्ट के साथ में शैल का यूज किया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इनकी, जब हम इस तरीके से कि भाई यहां पर, अब देखिए ये दो चीजें हैं। कभी कभार आपने ऐसे भी तो देखा है, कभी कभार आपको ऐसे मिल जाता है कि आई और वी, इसके साथ में विल,
ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया है। और जब बात करें शैल की, तो वहां पर आपके अदर सब्जेक्ट। तो देखिए यहां पे ये दो चीजें यहां पर बन गई हैं हमारे पास, दो कैटेगरीज हमारे पास आ गई हैं। एक इस तरीके से है तो दूसरी इस तरीके से। देखिए बिल्कुल ऑपोजिट सा लग रहा है, उल्टा लग रहा है कि यहां पर शैल के साथ ये था, यहां पर शैल के साथ ये है। तो अब हम समझेंगे इन दोनों के डिफरेंसेस को कि ये जो कैटेगरीज हमने बनाई है दो, ये कहां कहां कैसे कैसे इनका यूज किया जाता है। अब जैसे देखिए हम पहले इसको लेते हैं। जब हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है कि यदि कोई जनरल फ्यूचर है, वो ऐसा सेंटेंस है जो फ्यूचर एक्शन को बता रहा है, आप जनरल फ्यूचर कह सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर यदि आपका सब्जेक्ट आई और वी है तो उसके साथ क्या आएगा, शैल। अगर आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं तो उसके साथ किसका यूज होगा, विल का। जैसे देखिए आई शैल प्ले हॉकी, ठीक है, टुडे टुमारो, जो भी आप कहना चाहते हैं। तो आपने एक सेंटेंस बोल दिया फ्यूचर का। ये एक ऐसा एक्शन होता है जो हो भी सकता है और जो नहीं भी हो सकता है, ठीक है। आपने कह तो दिया, लेकिन हो सकता है कि आप हॉकी की जगह फुटबॉल खेल ले, और हो सकता है कि आप दोनों ही ना खेलें। जैसे आपने एक और सेंटेंस बना दिया, ही विल कम हियर, ठीक है, ही विल कम हियर टुमारो, नेक्स्ट वीक, जब भी है। हो सकता है कि वो आ जाए, हो सकता है वो ना भी आए। तो ये एक जनरल फ्यूचर को इंडिकेट करता है। इसमें ये होता है कि एक्शन हो भी सकता है और एक्शन नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, आई के साथ शैल, ही के साथ विल। या दूसरा आपका कोई, आप अपनी कोई इंटेंशन बताना चाहते हैं, इंटेंशन है आपका, कोई प्लान है, ठीक है, उसको आप बताना चाहते हैं, तो उसके साथ भी यही स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। जैसे आपका एक सेंटेंस है, आई शैल बाई अ हाउस नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो आपने अपनी एक इंटेंशन बता दिया, आपने अपना एक प्लान बता दिया है। लेकिन हो सकता है कि आप वो घर खरीदे और हो सकता है कि आप अगले महीने घर ना खरीदें, एक्सटेंड कर दें उस बात को, ठीक है। तो ऐसी बातों को बताने के लिए, ऐसे एक्शंस को मेंशन करने के लिए ही हम लोग किसका यूज करते हैं, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहां तक। अब हम बात करते हैं दूसरी कि ये स्ट्रक्चर कब आता है। जब हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है कि कभी कभार आपको देखने को मिलेगा कि कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में क्या है, थ्रेट है, ठीक है, धमकी दी जा रही है, किसी को थ्रेट किया जा रहा है। या थ्रेट नहीं तो कभी कभार आपको देखने को मिल जाएगा कि कोई प्रॉमिस है सेंटेंस में, ठीक है, प्रॉमिस है। प्रॉमिस नहीं है तो कमांड है, ऑर्डर है। ये भी नहीं है, डिटर्मिनेशन है, ठीक है। तो थ्रेट है, प्रॉमिस है, कमांड है, डिटर्मिनेशन है। तो इस तरीके से अगर सेंटेंस में कुछ है तब भी ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। जैसे थ्रेट है, आई विल किल यू, सेंटेंस बन गया आई विल किल यू। तो जब ये सेंटेंस आपने किसी को बोला है कि आई विल किल यू, तो आप क्या कर रहे हैं, यू आर थ्रेटनिंग समबडी, आप किसी को धमका रहे हैं, इस पे प्यार तो बरसा नहीं रहे। तो ये जो सेंटेंस है ये किसको मैं दिखा रहा है, ये थ्रेट को दिखा रहा है, शो कर रहा है। और दूसरी बात ये है, देखिए जब आप सेंटेंस बोल रहे हो तो आपको पता है कि वो सेंटेंस किस तरीके से आप बोल रहे हैं, आप किसी को धमका रहे हैं, नहीं धमका रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब बोलने वाले के मेंटलिटी पे ही डिपेंड करता है। तो इस तरीके से सेंटेंस बन गया आई विल किल यू, राइट।
अगर आपने किसी को नॉर्मल तरीके से कोई सेंटेंस बोल रहे हैं तो वो इसमें चला जाता है। जैसे आपने यही सेंटेंस बोला, आई शैल प्ले हॉकी, इसका मतलब है कि आप हॉकी खेल भी सकते हैं और आप हॉकी नहीं भी खेल सकते। लेकिन जब आप बोलते हैं आई विल प्ले हॉकी, इसका मतलब है आप हॉकी खेलेंगे। इसका मतलब होता है कि आप हॉकी खेलेंगे, आप डिटरमाइन हो गए हैं वहां पर। तो ये डिफरेंस है। चलिए प्रोमिस है, प्रोमिस आपने कह दिया आई विल गिफ्ट यू अ वॉच ऑन योर बर्थडे, राइट। तो ये आपने क्या कहा है कि मैं आपको आपके जन्मदिन पे एक घड़ी जो है, एक वॉच जो है वो गिफ्ट करूंगा। तो यहां पर देखिए आपने आई के साथ किसका यूज किया, विल का, शैल का यूज नहीं किया। शैल का यूज करने का मतलब है कि आप घड़ी दें और घड़ी ना भी दें, ये डिफरेंस है, समझिए। नेक्स्ट है कमांड, यू शैल डू एज आई से। ये देखिए सेंटेंस, तुम वही करोगे, तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं कह रहा हूं। आप किसी को कह रहे हैं कि तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं कह रहा हूं, तो ये आप उसे कमांड कर रहे हैं, आप उसे ऑर्डर दे रहे हैं। तो यहां पर यू हमारा सब्जेक्ट था, तो यू के साथ हमने किसका यूज किया, शैल का। तो सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल और शैल बदलते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, ठीक है, अभी जैसे मैंने एक सेंटेंस में आपको समझाया भी था। आप कह रहे हैं कि आई विल प्ले हॉकी, आई शैल प्ले हॉकी, दोनों में डिफरेंस क्या है। जब आप कहते हैं कि आई शैल प्ले हॉकी, आप डिटरमाइन हो गए हैं कि आप इस काम को करेंगे ही करेंगे। जैसे अब आप एग्जाम्स दे रहे हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप कहते हैं कि मैं इतनी परसेंटेज लेकर के आऊंगा, तो ये क्या है, आप यू आर डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय आपने कर लिया है कि भाई ऐसा मैं करूंगा ही करूंगा। तो आपने एक सेंटेंस बना दिया, आई विल गेट 90% मार्क्स या 95% मार्क्स, ठीक है। तो आई विल गेट 95% मार्क्स, जो अपने पेरेंट्स के सामने आप ऐसे बोलते हैं आई विल गेट 95% मार्क्स, तो इसका मतलब है कि आप पेरेंट्स को भी बता रहे हैं कि मैं डिटरमाइंड हूं और मैं ऐसा करूंगा, ठीक है। तो पेरेंट्स भी खुश आपके। तो इस तरीके से जो है आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अगर मैं यहां पर ही कहूं, ठीक है, जैसे मैंने सेंटेंस बोल दिया ही विल गेट 95% मार्क्स, आई एम श्योर, तो ये क्या है, ये उसकी डिटर्मिनेशन है। तो इस तरीके से हम लोग जो है सेंटेंसेस बनाते हैं। और ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है, मैंने एक डिफरेंस समझाया है, विल और शैल का क्या डिफरेंस है। बाकी जब हम मॉडल्स पढ़ते हैं तो और इनके बारे में हम चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अच्छे से जान सकते हैं। और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये हमने जाना है कि विल और शैल का डिफरेंस क्या है। अब यदि हम बात करें सेंटेंस फॉर्मेशन की, हमने पहले भी सीखा है, लेकिन फिर भी एक दो एग्जांपल्स के जरिए और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपका एक सेंटेंस है, आई शैल गो टू मार्केट। आई है, आई के साथ किसका यूज किया, शैल का। ऐसे ही अब देखिए, सबसे पहले किसका यूज किया गया है, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या ही है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या है, मेन वर्ब, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है तो नहीं, लेकिन मान लीजिए। तो इस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर यहां पर भी बन करके आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बनता हुआ आ रहा है कि सब्जेक्ट लगा रहे, हेल्पिंग लगा रहे हैं, मेन वर्ब आ रही है, फिर ऑब्जेक्ट है तो है, नहीं तो कुछ और है तो वो है। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है। अब हम इसको नेगेटिव बनाना चाहेंगे, तो नेगेटिव में तो फिर वही बात रहेगी, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ ही किसका यूज करते हैं, नॉट का, और उसके बाद मेन वर्ब। तो इस तरीके से ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। ये बातें हमने पहले भी सीखी हैं, इसलिए थोड़ा हम लोग इनको फटाफट ही कर रहे हैं। अगर आपका सेंटेंस आपको इंटरोगेटिव बनाना है, तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले आप किसका यूज करेंगे, विल या शैल का, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद मेन वर्ब आएगी,
और उसके बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट या कुछ भी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, हमारे सामने ये निकल करके आएगा। तो देखिए वही फॉर्मेशन में तो कुछ भी फर्क नहीं है, वही है फॉर्मेशन, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आपको आ गया होगा। अब हम लोग जो है अगली बात पर चलेंगे, और अगली बात हमें लेकर जा रही है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। जब भी हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो विल शैल का डिफरेंस हमने समझ लिया है। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। जब हेल्पिंग वर्ब की बात आती है तो यहां पर विल, शैल और साथ में यूज किया जाता है बी का। जब बात आती है मेन वर्ब की तो V1 प्लस ING का यूज होता है, क्योंकि जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं सभी के सभी कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है V1 प्लस ING, क्योंकि कोई भी वर्ब है जब तक उसके साथ हम ING का यूज नहीं करेंगे वो एक्शन जो है चलेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं रुका ही रहेगा, ठीक है। तो ING का यूज किया जाता है फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हमें किसी एक्शन को चलाना होता है। चलिए देखिए, अब हम थोड़ी सी एक बात को ये समझने की कोशिश करेंगे, ये जानेंगे चीज कि ये बी क्यों आया यहाँ पे। इस बी को जानेंगे एक बार कि यहाँ पर ये बी आया क्यों है, ठीक है। इस लॉजिक को समझते हैं। देखिए जब भी हम बात करते हैं बी की, जब भी हम बात करेंगे बी की, तो आपने देखा है कि बी जो है बी से ही बने हैं एज एम आर, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई है एज एम आर। जब हम बात करें इसकी सेकंड फॉर्म की तो वोज और वर। जब हम इसकी बात करें थर्ड फॉर्म की तो थर्ड फॉर्म इसकी बनती है बीन। जब आईएनजी फॉर्म की बात करें तो आईएनजी फॉर्म बन जाती है बीइंग, ठीक है। इज एम आर फर्स्ट फॉर्म हो गई है वोज वर, सेकंड फॉर्म हो गई है बीन, थर्ड फॉर्म हो गई है और बीइंग इसकी आईएनजी फॉर्म हो गई है। अब एक बात को समझिए, यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि जब भी हम मॉडल वर्ब्स की बात करते हैं कि मॉडल वर्ब्स जो होती है उनके बाद में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं, ना सेकंड फॉर्म का करते हैं, ना थर्ड फॉर्म का करते हैं, ना आईएनजी फॉर्म का करते हैं। और कॉन्टिन्यूअस टेंस कहता है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में आनी चाहिए V1 प्लस ING। तो यदि हम विल और शैल के बाद ING फॉर्म का यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं वो रूल जो है, वो नियम जो है, वो कायदा कानून जो है, वो कहीं ना कहीं हम गलत कर जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो बी अपने आप में एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, ये एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, या इसे आप बेस फॉर्म कह सकते हैं। तो इसलिए हमने विल और शैल के बाद किसका यूज किया है, बी का यूज किया है। तो विल और शैल के बाद में फर्स्ट फॉर्म आ गई, बेस फॉर्म आ गई। अब उसके बाद आपने देखा कि इजएमआर के बाद आपने आईएनजी का यूज किया, आपने वोज वर के साथ भी आईएनजी का यूज किया। अगर हम देखें तो सारी है कि तो फैमिली है ये, तब इसके बाद आईएनजी फॉर्म आ सकती है, इसके बाद आईएनजी फॉर्म आ सकती है, तो इसके बाद क्यों नहीं आ सकते, इसके बाद भी आ सकती है। तो इसलिए यहां पर आईएनजी फॉर्म भी आ गई है। तो हम देखें तो इसके साथ ये सही और इसके साथ ये सही। तो ये सारा ही जो रूल है, कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया है और ये समझ में आ गया है। एक पूरे लॉजिक के साथ ये चीज बनाई गई है, क्योंकि जिसने भी बनाया सोच समझ करके ही बनाया है, ठीक है। तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि इस तरीके से हमें इस चीज को बनाना है। चलिए देखते हैं, एक बार थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं। जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस में क्या होता है, स्ट्रक्चर तो वही रहता है, फॉर्मेशन तो वही रहता है जो हमने अब तक सीखा है। जिसने पहले फॉर्मेशन को जान लिया उसके लिए आगे भी बड़ा आसान है। चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं हम लोग डायरेक्ट। जैसे सेंटेंस है आई शैल बी हैविंग ब्रेकफास्ट, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज
थोड़ा सा बताएं कि किस लिए किया जाता है। कोई ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में किसी पार्टिकुलर टाइम पे चल रहा होगा, कोई ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में किसी पार्टिकुलर टाइम पे चल रहा होगा, उसको मेंशन करने के लिए यूज किया जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। चलिए देखिए, तो ऐसा ही हमने सेंटेंस बनाया। देखिए वही ये सब्जेक्ट है, आप देखेंगे तो उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर V1 प्लस ing है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है। यही फॉर्मेशन, यही स्ट्रक्चर चलता चला रहा है। आई शैल बी हैविंग ब्रेकफास्ट। अब इसका हम लोग बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, आई शैल। अब बात आती है कि जब हम कोई भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो नॉट का यूज कहां किया जाए, नॉट का यूज कहां किया जाए, नॉट का यूज कहां किया जाए, यहां किया जाए या यहां किया जाए, कहां किया जाए। जैसे बहुत सारे बच्चे देखने में आते हैं कि वो सेंटेंस को इस तरीके से बनाते हैं, आई शैल बी नॉट, ऐसे बहुत बार देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, आई शैल बी नॉट और उसके बाद लगाया हैविंग। तो यहां मैं एक चीज बता दूं, ये बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है ये। जब भी आपको कभी ऐसा लग रहा है कि हेल्पिंग वर्ब जो है आपकी टुकड़ों में बटी हुई है, ठीक है, एक पीस ना होकर उसके 2 या 3 पीस हैं, तो आप एक बात को समझ लीजिए कि जब भी आप नोट का यूज करेंगे तो उसका जो फर्स्ट जो पार्ट है उसका, ठीक उसके साथ ही आप नोट का यूज करेंगे, ठीक उसी के साथ आपको यूज करना है। जो पहला उसका पार्ट है, पीस है, टुकड़ा है, उसके आपके तुरंत बाद आपको नोट का यूज करना। तो इसलिए नोट कहां पर आएगा, यहां पर, आई शैल नॉट। अब आपको यूज करना होगा बी का, और हैविंग ब्रेकफास्ट, राइट। आई शैल नॉट बी हैविंग ब्रेकफास्ट। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस बन गया है। उसके बाद फिर बात आती है कि यदि हमें इंटेरोगेटिव बनाना पड़े सेंटेंस को तो कैसे बनाएं। तो इंटेरोगेटिव बड़ा आसान है, आप जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है यहां पर भी आपको क्या करना है कि फिर उसके पार्ट बने हुए, तो एक ही पार्ट को, जो आपका मेन पार्ट है, उसी को उठा करके आप लाएंगे। जैसे आप सब्जेक्ट मान लीजिए यहां पर मेरा यू है, तो यू के साथ मैं किसका यूज करूंगा, विल का, तो विल यू। उसके बाद किसका यूज कर देंगे, बी का, हैविंग ब्रेकफास्ट। तो देखिए आप ये समझ सकते हैं कि ये जो बी है ये इस मेन वर्ब के साथ रहेगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम लोग नॉट का यूज करेंगे तो इस जो हमारी मेन है हेल्पिंग वर्ब उसी के साथ ही इसका यूज किया जाएगा, और जब हम उसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तब भी उसी पार्ट को हम स्टार्टिंग में लेकर के आएंगे। दूसरा पार्ट कहाँ रहेगा, वर्ब के साथ ही रहेगा, ठीक है। इसे पार्टिकल कहा जाता है। तो ये पार्टिकल जो है ये किसके साथ रहता है, मेन वर्ब के साथ ही रहता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है टेंस बना सकते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। सेंटेंसेस तो कितने बनाते चले जाइए आप, ठीक है। एक फॉर्मेशन हमारे पास आ गया, विल शैल का डिफरेंस हमारे पास आ गया। तो ये चीजें आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होंगी। और जो भी यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म पे, उसके एक नोटबुक बनाएं आप, सारा उसमें लिखें, क्योंकि लिखने से चीजें बहुत याद होती हैं। और याद होने का मतलब ये है कि भाई वो समझ में आती हैं चीजें। जब बार बार वो चीज हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो चीज हमारे दिमाग में, हमारे जहन में घुस जाती है, हमें समझ में आती है, ठीक है। तो नोट्स बनाएं ताकि आपके ये जीवन पर्यंत आगे भी आपके काम आते रहें। जहां पर भी आप जाएं, जहां पर भी आप रहें, तो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो आज की क्लास को यहीं हम लोग एंड करेंगे इसका, और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं वही बात कहना चाहूंगा, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखें, शेयर करें इसे। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।